नमस्कार साथियों, मैं गणपत सिंह सोलंकी आज एक लंबे समय के पश्चात पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने YouTube चैनल आपकी आवाज पर। राजस्थान के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रीमान हमीर सिंह जी बाहिर के साथ आप लगातार दूसरी बार सिवाना विधानसभा क्षेत्र से MLA चुने गए हैं और उसमें भी बड़ी बात बाड़मेर और जैसलमेर इन दोनों जिलों से एकमात्र भारतीय जनता पार्टी से MLA चुने गए। महोदय, वैसे तो आपसे बात करने के कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन आज के हम इस वीडियो में उन टॉपिक पर ही बात करेंगे जो मैं और मेरे दर्शक और आपके सिवाना की जनता काफी टाइम से जानने के लिए इच्छुक है। महोदय, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आभार है कि आपने आपका अमूल्य समय निकालकर आप इस वीडियो में शामिल हुए। सर, मैंने इस पूरी वीडियो को दो भागों में बांटने की कोशिश की है, जिसके एक खंड में या एक भाग की बात करूं तो मैं आपके राजनीति बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा और दूसरे खंड में उन प्रश्नों को या उन टॉपिकों को मैंने शामिल किए हैं जो आपके विधायक पद पर रहते, जो आपने कार्य किए हैं। चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो में को शुरू करते हुए मैं आपसे समझ पहला प्रश्न रखना चाहूंगा कि आपने कहां से राजनीति में प्रवेश किया? क्या आप विधायक पद से पहले किसी पद पर दे चुके हैं, या मैं ऐसे इस प्रश्न को कहूं कि किसी एक ऐसे आदमी का मार्गदर्शन मिला हो आपके अब तक के जीवन में जिसने आपको इस राजनीति में आना उचित समझा? सबसे पहले तो मैं आपके वीडियो और सोलंकी जी आपको नमस्कार करता हूं। अच्छा है आपने मेरे से बात करने की कोशिश की है, मेरी विधानसभा से ही हो आप। राजनीति की शुरुआत मेरी बहुत कम आयु के अंदर, मैं जब पढ़ता था तो मेरे विचार जनसंघ उस समय में थी, जनसंघ से जुड़े हुए विचार। और आपको ध्यान होगा कि एक राष्ट्रीय इस राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए स्वयं सेवक संघ जो एक RSS कहलाता है उनसे मैं जुड़ा रहा। उनकी शाखों में जाकर यहाँ मुझे संघ के प्रचारक के सुनेजी भाई साहब का यहाँ ज्यादा प्रवास होता था। स्वर्गीय गोविंद राम जी हेडाऊ जो सोनी थे वो संघ का सारा काम देखते थे, तो उससे लगाकर मेरी विचारधारा जो थी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, और ये राष्ट्र धरती हमारी माँ है, देश जो है तो हम हैं, इस विचार को लेके शिक्षा के दौरान भी मेरा सारा महत्वपूर्ण जो शिक्षा के बाद में जो कार्य था, तो शाखा से शाखा में जाना, उसके बाद में राष्ट्रीयता पे विचार के साथ में मेरी शुरुआत हुई। कम उम्र में राजनीतिक में इसलिए आना पड़ा कि मेरे फादर साहब जो ठाकुर साहब थे उनकी डेथ, सिर्फ मैं 14.5-15 साल का था उस समय में, डेथ होने के बाद में सारी जिम्मेवारियां ऊपर आ गई। उसके बाद में साथ साथ में राजनीतिक में भी शुरुआत हुई। तो स्वयं सेवक संघ के साथ में जुड़ा हुआ विचारधारा से एक राष्ट्र की विचारधारा लेके आगे बढ़ा। तो उसमें उस समय में हमारी रिजर्व सीट थी, तो पार्टी के लिए जो भी संगठन में दायित्व मिला उसमें संगठन का काम किया। फिर भारतीय जनता जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, उसमें मुझे संगठन का मंडल से लगाकर, जिले से लगाकर, किसान मोर्चे से लगाकर कई तरह के दायित्व मिले और उस दायित्व को मैंने निभाया। और उसके साथ में मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में जुड़ा, और जुड़ने के बाद में 89 से इलेक्शन प्रचार में से 77 में ध्यान पड़ा था, पर तो उस समय में कम आयु थी, पर 89 से सक्रियता के साथ में पूरी टीम के साथ में सतीश कोम के साथ में राजनीति की शुरुआत हुई। मैंने कई पदों पे कार्य संगठन के माध्यम से किया। उसके बाद में जो पहला चुनाव लड़ने का कार्य सहकारी समिति सिवाना, जो एक ग्रामीण इकाई संस्था सहकार से जुड़ी हुई है, उसमें सिवाना जो GSS थी वो 4 पंचायतों से थी, कुशी, गोलिया, गुड़ानाल और सिवाना। उसमें मैंने एक पूरी टीम 9 मेंबर होते उनके साथ में चुनाव पहला लड़ा। उस चुनाव में या कांग्रेस के बहुत पूर्व प्रधान रहे हुए रतन चंद जी बालड़, उसकी टीम हमारे सामने वो हारी और हमने राजनीति की शुरुआत एक इलेक्शन के माध्यम से की। धन्यवाद महोदय। अभी आपने
आपने बीजेपी के बारे में आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी से आपने चुनाव लड़े और आप भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मोदी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को क्यों चूज किया? वो सिर्फ करने का कारण एक ही था कि राष्ट्र को समर्पित भाव से इसे राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहे, हिंदुत्व हमारा सुरक्षित कैसे रहे। दूसरा में बीजेपी की जो विचारधारा है वो 36 कौम को सबको लेके चलने की तुष्टीकरण की नीति बीजेपी में कभी नहीं थी। जातिवाद का जहर बीजेपी में नहीं रहा। वर्तमान स्थिति से आजादी के बाद में जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए इस भारत को कई जगह से तोड़ने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर की हालत जो अभी जाके कुछ सुधार होने को मिला है, आपको ध्यान होगा 370 धारा 35A से लगाकर लाखों लोगों की आहुति राम मंदिर अयोध्या के लिए हो गई। उसके बाद में भी आपने दिल्ली का देखा होगा कि जो भी इस भारत में, उत्तर भारत में भारत को तोड़ने की, भारत के मंदिरों को तोड़ने की और जिस तरीके से जो शुरुआत की थी उसको उत्तर भारत के क्षत्रिय, मैं आपको यहां तक कह सकता हूं कि बिहार और यूपी से लगाकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर कई तरह के करोड़ों लोगों ने आहुतियां दी और इस हिंदुस्तान की आन बान शान को सुरक्षित रखने के लिए यहां तक इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 22 साल के लड़के को माता ने और बहन भाइयों ने तिलक करके लड़ने के लिए भेजा। आजादी के बाद में विडंबना और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ये आतंकी यहाँ आए थे, आतंकियों ने सोमनाथ मंदिर से लगाकर दक्षिण भारत में संस्कृति सुरक्षित है, उसका कारण था कि उत्तर भारत लड़ता रहा और उनको वापस खदेड़ता रहा। इसी वजह से दक्षिण भारत में आज भी जो मंदिर है, जो इमारत बनी हुई है संस्कृति की, वो अटूट है। और उत्तर भारत में जो स्थिति बनी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जब आजादी प्राप्त करने के बाद में भी दिल्ली के जो रोडों का नाम से लगाकर जो आतंकी आए थे उनके नाम से सहारा देके इस राष्ट्र के प्रति कोई तरह की भावना नहीं थी। उसी वजह से इस पार्टी के अंदर विचारधारा देश प्रेम के साथ में जुड़ा रहा। धन्यवाद महोदय, अभी आपने बहुत कुछ जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, आपको राजनीति के क्षेत्र में इतना अच्छा खासा अनुभव भी आपको है और आप लगातार सिवाना विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? क्या एक इच्छुक आदमी जो राजनीति में आना चाहता हो उसके लिए पढ़ाई या डिग्रियां महत्व रखती है? मैं ये अनुभव के साथ में शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षा के साथ में अनुभव भी जरूरी है। मैंने रेगुलर पढ़ाई 9th तक की थी, उसके बाद में फिर मैंने प्राइवेट देके फर्स्ट ईयर की है और उसके साथ में कई राजनीतिक जीवन में उनके साथ रहने का कार्य भी रहा और हमेशा इस क्षेत्र में जुड़ा रहने के बाद में एक ऐसी संस्था से जुड़ा रहने के बाद में शिक्षा का दायित्व भी निभता गया और शिक्षा आगे चलती गई। धन्यवाद महोदय। आपको मतलब आप जैसे आपने बताया आप सीनियर तक आपने पढ़ाई कर रखी है, क्या आपको लगता है कि यदि आप और बेहतर आपके पास डिग्री होती और आगे की पढ़ाई आपने यदि कर रखी होती तो इस राजनीति के क्षेत्र में और अपना वर्चस्व कायम रखते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी और आज भी मेरी पढ़ाई जारी है कोरोना की वजह से। अच्छा। इस कोरोना की 2 वर्ष में मैं एग्जाम नहीं दे पाया। अच्छा। मैं डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज ओपन कोटा महाविद्यालय से मैंने फर्स्ट ईयर भी की है। अभी भी मेरा लक्ष्य जो है जारी रहेगा। शिक्षा महती आवश्यकता है और शिक्षा के लिए, और शिक्षा एक ऐसी चीज है पूरी उम्र आप लास्ट मोमेंट तक भी डिग्री हासिल कर सकते हो और शिक्षा अध्ययन कर सकते हो, उसमें कोई तरह की रोक टोक नहीं है। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र हमेशा खुला है और इसके लिए मेरा प्रयत्न जारी है। धन्यवाद महोदय। चलिए ये बात तो होगी, अब आपको एक ऐसे प्रश्न की ओर ले चलता हूँ और आप अपने अपने अनुभव को बताएं। जब आप पहली बार मैदान में उतरे तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा चुनाव के समय? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम किसी एक फील्ड में, एक क्षेत्र में नए होते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं से लड़ना पड़ता है। वो मेरे लिए इसलिए वो समस्या नहीं थी क्योंकि 89 के बाद में मेरे यहाँ सिवाना की रिजर्व सीट थी, तो एक भी गांव से लगाकर रेवेन्यू विलेज से लगाकर गांव गली से लगाकर 36 कौम से जो मेरा
15 साल की उम्र से ही लगाव था। इस वजह से नया अगर कोई राजनीतिक में प्रवेश करता है तो उसके लिए ये अनुभव की आवश्यकता होती है। मैंने 89 के बाद में जितने भी इलेक्शन यहाँ लड़े वो सतीश कोम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में लगन से लगाकर एक मेरे को ये सारा काम करने का 89 से लगातार रहा, इसलिए विशेष मुझे उसमें कोई देखने की बात मेरे सामने नहीं आई। धन्यवाद महोदय। इस वीडियो के फर्स्ट खंड के अंतिम प्रश्न की ओर ले चलता हूं आपको कि अपने भविष्य की राजनीति के बारे में, रणनीति के लेकर में आपके क्या विचार है? मैं भविष्य की राजनीति, मैं एक सादा जीवन व्यक्ति हूँ। मुझे राजनीति की महत्वाकांक्षा भी नहीं है। राजनीतिक में पद मेरे पास में रहे या न रहे, मैं एक गतिशील पार्टी का काम और इस राष्ट्र प्रेम का जो कार्य है वो हमेशा करता रहता हूँ। इसलिए राजनीतिक जो भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी जो भी दायित्व देगी वो मैं निर्वाह जरूर करूंगा। परंतु ये बात जरूरी है कि जिस दिन से मैं राजनीतिक में आया था उसके बाद में गांव गरीब किसान के लिए काफी हद तक कुछ करने की जो कोशिश की, उसके लिए मैं स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत को धन्यवाद देता हूं कि उनकी असीम कृपा मेरे एक जैसे साधारण व्यक्ति बच्चे के ऊपर इतनी थी कि वो भी मुझे हमेशा के लिए प्रेम से पुकारते थे, बेटे की तरह रखते थे। मैंने उनसे कई चीजें सीखने की कोशिश की कि उनका जो विचारधारा थी कि डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो लक्ष्य था कि टेल पे बैठे हुए व्यक्ति को, छत्तीस कोम के सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को कैसे उसका उद्धार हो, कैसे उनको साधन उपलब्ध हो, कैसे उनको रोजगार मिले या उनके लिए कुछ अपन कर गुजरे। धन्यवाद महोदय। चलिए अब वीडियो के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हुए मैं आपको उन सवालों की ओर ले चलूंगा जो आपने विधायक पद के तौर पर सिवाना की जनता के लिए आपने जो लड़ाई लड़ी है उसके रिगार्डिंग। महोदय, सिवाना की जनता से और मेरे सुझाव के रूप में उनसे मैंने कुछ सवाल जवाब लाए। महोदय, इस खंड में बात करने के लिए वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं। आप सड़क को ले सकते हैं, पेयजल आपूर्ति के बारे में ले सकते हैं, शिक्षा के बारे में ले सकते हैं, कृषि के बारे में ले सकते हैं, लेकिन मैंने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 2 बिंदुओं को शामिल किया है। उसमें प्रत्येक में 2 सवाल रखेंगे। सवाल शिक्षा के क्षेत्र में रखते हुए हमारा क्षेत्र में पढ़ाई के बारे में क्या माहौल है आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी जैसा कि आपने जिक्र भी किया। इस पूरे विडंबना को ध्यान में रखते हुए आपने शिक्षा के क्षेत्र में किन किन प्रयासों को बढ़ावा दिया? मैंने शिक्षा के लिए सबसे पहले जब 2013 में मुझे जनता का अवसर मिला और उस अवसर के बाद में सबसे पहले महाविद्यालय सिवाना में नहीं होने की वजह से मेरी 2013 में ही मैंने शुरुआत की। और शुरुआत करने में मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी राजे को कि सिवाना में एक महाविद्यालय दिया और उसके लिए 3 करोड़ और स्टार्टिंग 3 करोड़, उसके बाद में 3 करोड़ और वो जो भवन 3 करोड़ तो लग के बन गया था और 3 करोड़ का कार्य शुरू हुआ था, तो वो कोरोना के अंदर अभी भी थोड़ा अधूरा पड़ा है। 6 करोड़ एक ही मैं महाविद्यालय के लिए यहाँ लाया, इसके लिए मुझे गर्व और खुशी भी है। ITI सेंचुरी के अंदर 12 करोड़ में भव्य छात्रावास से जो बनकर तैयार हो गई है, 2018 में तैयार हो गई थी, उसका उद्घाटन भी हो गया था और कोरोना भी आ गया। वर्तमान में जो राजस्थान में सरकार है उन्होंने इस साल चालू किए, 2 साल वहां भी फालतू गवा दिए। मॉडल स्कूल, आपको ध्यान होगा कि सिवाना में मॉडल स्कूल करीब 5 करोड़ की छात्रावास से मॉडल स्कूल को बनाकर तैयार किया। उसके बाद में 2 अभी वर्तमान में महाविद्यालय सिंदरी और समदड़ी में भी महाविद्यालय खुली है। आपको ध्यान होगा कि सारी स्कूलों का क्रमोन्नत होना 5 से 8 तक करीब 37 स्कूलें हुई और सीनियर पंचायत हेडक्वार्टर पर। आपको ध्यान होगा कि इस किसान वर्ग से मैं आता हूं तो किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता थी कि हमारे यहाँ अरावली का क्षेत्र है, अरावली के क्षेत्र में पहाड़ी भूभाग बहुत बड़ा होने की वजह से
पिछले 30 साल से औसतन बारिश कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी वजह से जल स्तर नीचे उतरने की वजह से छोटे मोटे एलिकट के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि 2013-18 में मुख्यमंत्री जी और उस समय में मंत्री जी, उन्होंने मुझे करीब 37 करोड़ के एलिकट और डैम दिए। उसमें से करीब 28 करोड़ का कार्य तो हो चुका और दूसरे जो टेंडर लगे थे, जैसे तेलवाड़ा में 4 करोड़ 58 लाख का जो टेंडर लगा हुआ था, वो वैसे के वैसे पड़ा रहा। आगे वो कार्य इस सरकार आने के बाद में न हो पाया। धन्यवाद महोदय। अभी आपने कृषि के क्षेत्र में भी जिक्र किया है। अभी एक अंतिम सवाल आपसे कृषि के क्षेत्र में पुनः करता चाहूंगा। अभी आपने अरावली क्षेत्र के बारे में भी जिक्र किया है। महोदय, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और कुदरत की अपार देन है कि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो बाड़मेर का स्वर्ग कहलाता है। आपको भली भांति आप इस चीज से परिचित हो गए। महोदय, दूसरी बात इसमें ये है कि यहाँ के जो मेहनती किसान है अपने क्षेत्र के एरिया के, वो रोज रोज नई नई खेती की प्रजातियों को आजमा रहे, जिसमें हम मुख्यतः अंजीर से लेकर अनार तक हम देख सकते हैं। महोदय, इन कुदरती संसाधनों को और खेती के बदलाव के तरीकों को बनाए रखने के लिए और इसमें बदलाव लाने के लिए आपने विधानसभा के समक्ष कौन कौन से प्रस्ताव रखे? इसके लिए विधानसभा से लगाकर भारत सरकार तक जो हमने प्रश्न रखे हैं, पोली हाउस बने, सबसे ज्यादा किसानों को सब्सिडी मिले। आपको ध्यान होगा कि आज भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री बाड़मेर जिले के यहाँ के सांसद भी हैं और तोमर साहब आदरणीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने नए नए आयाम, आपको ध्यान होगा धोरीमना में बाजरा के लिए बहुत बड़ा हब बनाकर उसको एक राष्ट्रीय पहचान, बाजरे की हर चीज जो बिस्किट से लगाकर सारी चीजें बनती, एफडीओ, एक समूह सारे मिलकर एफडीओ बनाकर अपने जो भी चीज होती है उसको, वस्तु को स्टोरेज रखकर उसकी प्रोसेसिंग करके आगे अपन उसको सेल कर सकते हैं जी। और एक किसानों के हित के जो बिल लाकर, आपको ध्यान होगा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा जी कि अगर किसान का किसी ने ध्यान दिया है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी जो रक्षा मंत्री है आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो व्याख्या की थी, वो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने की थी, और उसको अमली जामा पहनाकर लागू करने का जो कार्य किया, वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फसल बीमा योजना लागू की और एक किसान के प्रति विश्वास कैसे जगे, किसान के लिए हम खड़े कैसे रह सके, और वो स्वर्गीय भगत सिंह जी से लागू की, वो आज दिन तक लागू है। कार्य सारे हुए। पेयजल के लिए जरूर ये सरकार आने के बाद में आज पेयजल की मेरी अपनी विधानसभा में बहुत दिक्कत है, तकलीफ है। इसके लिए विधानसभा में प्रदर्शन से लगाकर, धरने से लगाकर, और अभी जो वर्तमान सरकार है उसके जू भी नहीं हिलती, इसलिए प्रयत्न करना ही हमारा फर्ज है। और आने वाले समय में भी पेयजल के लिए पूरा प्रयत्न करता रहूंगा, और इस राजनीति में जितना हो सकता है जनता का कितना भला कर सके, अपन इतनी मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और सतीश को उनकी मेहरबानी मेरे पे है, वो हमेशा मेरी मजबूती और हिम्मत को अफजाई करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और आप युवा सब इस लगन से अगर रहेंगे तो आज आपके चैनल से मिलने का बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसके लिए मैं आपको एक ये भी कहता हूं कि मेरे रेगिस्तान के क्षेत्र जहां कांकी कुंडल कभी न दाना, जो जाना तो लटकन पर मत खाना, और खाना तो जल के तुम भी पास रखना, उस एरिया से आते हुए आपने शिक्षा अभी जयपुर में अध्ययनरत हो और आगे जाके ये चैनल में काम कार्य करने का भी कार्य किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी जीवनी को धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़े आप और इस विधानसभा को भी आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।